नमस्कार। तो मिशन एलाइड का पार्ट 4 जो है हम डिस्कस करेंगे आज। तो पार्ट 4 में इंपॉर्टेंट हिमाचल जीके के क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। इससे पहले 3 पार्ट जो है वो मिशन एलाइड के डिस्कस हो चुके हैं, जहां पर हमने हिमाचल जीके के क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस किए हैं और आज भी डिटेल से ही डिस्कस करेंगे। सभी पार्ट्स आपके आने वाले, चाहे वो एलाइड सर्विसेज का एग्जाम होगा, एचएएस का एग्जाम होगा, सब इंस्पेक्टर या एचपीएसएससी का कोई भी एग्जाम होता है, उनमें डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं इन विच ईयर पब्लिकेशन ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर दिव्या हिमाचल बिगिन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का एक न्यूज़पेपर है जिसको आप दिव्या हिमाचल के नाम से जानते हैं। बोलते हैं अब इसकी जो पब्लिकेशन थी वो कब स्टार्ट हुई थी, दिव्या हिमाचल न्यूज़पेपर की। देखो, न्यूज़पेपर तो आप पढ़ते हैं, बहुत बार नाम भी सुनते हैं, बहुत बार न्यूज़ें भी इससे रिलेटेड जो है सुनते हैं, परंतु क्वेश्चन तो ये है कि ये कब इसने काम करना स्टार्ट किया, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसने काम करना स्टार्ट किया था ऑप्शन बी 1997 में। 1997 में ये न्यूज़पेपर अस्तित्व में आया। इसने काम करना जो था वो स्टार्ट कर दिया। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ये ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश से जो न्यूज़ एंड मीडिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने इसी तरह का लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि दूरदर्शन केंद्र शिमला जो है उसको कब लॉन्च किया गया था। तो उसको 1994 में लॉन्च किया गया था, दूरदर्शन केंद्र शिमला। एक क्वेश्चन आप नहीं भूले होंगे अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं, कि हिमाचल प्रदेश का पहला जो प्राइवेट रेडियो स्टेशन है वो है 91.9 बिग एफएम। 91.9 बिग एफएम जो है वो हिमाचल प्रदेश का पहला जो है वो प्राइवेट, जो आप कह सकते हैं कि रेडियो स्टेशन था, यहाँ का प्राइवेट रेडियो स्टेशन वो है। और हिमाचल प्रदेश की जो गिरिराज पत्रिका आप एग्जाम में पढ़ते हैं, वो गिरिराज पत्रिका भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी 1978 में जो था वो स्टार्ट जो था वो कर दी गई थी। तो 1978 वो ध्यान रखना है, 1994 एक ध्यान रखना है, 91.9 बिग एफएम एक ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इन सभी क्वेश्चंस को जोड़ लीजिए और याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल ऑफ मल्लाना इज नोन एज। तो बोलते हैं कि मल्लाना के लोगों के द्वारा कौन सी बोली जो है वो बोली जाती है, उस बोली का क्या क्या उसको कहा जाता है, फिर क्या क्या उसका नाम है। एक तरह से आप कहिए। मल्लाना आपको पता है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, हिमाचल की तो है ही है, इसको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो जाना जाता है। और मल्लाना एक खड्ड भी है, मल्लाना खड्ड या रिवर कह लीजिए, जो कि ब्यास की सहायक नदी है, ब्यास नदी में जाकर आगे मिलती है। मल्लाना का कल्चर बहुत अलग है, यहाँ की अपनी डेमोक्रेसी है, यहाँ के अपने रूल्स हैं। और मल्लाना में जो है वो देवता भी हैं जिनका नाम है जमलू देवता। तो मल्लाना के देवता भी आप ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि जमलू ऋषि का टेम्पल कहाँ पर है, तो वो मल्लाना में स्थित है। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है, अब वो कौन सी, उस पॉइंट की बात करते हैं, वो है कनासी भाषा। कनासी भाषा जो है यहाँ पर बोली जाती है, यहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है। इस भाषा को कनासी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेजेस, हिमाचल प्रदेश की भाषाएं आप कैसे भूल सकते हैं, उनको रिवाइज करना आप कैसे भूल सकते हैं। तो बहुत टाइम हो गया है, भाषाओं के बारे में रिवाइज नहीं हुआ है, अभी रिवाइज कर लेते हैं। तो लैंग्वेजेस में बोलते हैं कि एंशियंट इनहेबिटेंट जो हिमाचल प्रदेश के थे वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे, वो कोलारिया भाषा का इस्तेमाल जो था वो करते थे। मल्लाना के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो कनासी भाषा का जो है वो प्रयोग करते हैं। कुमारसेन, कोटगढ़, रामपुर, यहाँ के लोग कोची भाषा का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। जुब्बल, कोटगाई, रोहड़ू, यहाँ पर जो है वो बैरबेरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मंचंद और चिनाली, ये भाषाएं जो है वो स्वांगलास के द्वारा बोली जाती हैं, जो कि ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की एक। किन्नौर में 75% लोग ऑलमोस्ट जो है वो मंचित भाषा का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, ये बोलते हैं। और तिनन भी एक भाषा है। इस भाषा को जो है वो चंद्रा वैली के लोगों के द्वारा बोला जाता है, खासकर शिशुल एरिया के लोगों के द्वारा जो है उसको बोला जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेजेस के बारे में जानकारी है, ये सारी आपने ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ये एक अच्छी एक्सप्लेनेशन आपने जानी लैंग्वेजेस के बारे में जो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके जो जिन एग्जाम में हिमाचल से रिलेटेड करंट अफेयर पूछा जाता है उन एग्जाम के लिए, जैसे कि एचएस हो गया, हो सकता है आने वाले टाइम में एचपीएसएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि किसके द्वारा जारी की जाती है, प्रथम एनजीओ के द्वारा जारी की जाती है। गिरिराज पत्रिका में हमने पढ़ा था। बोलते हैं परसेंटेज ऑफ क्लास 3 गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट कुड डू बेसिक सब्सट्रैक्शन इन 2022। बोलते हैं कि ये जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आई है 2022 में, इसके अनुसार 2022 में ही कक्षा 3 के कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते हैं और
जो बेसिक सब्सट्रैक्शन जो है, बेसिक घटाना जो है वो कर सकते हैं, बेसिक सब्सट्रैक्शन जो है वो कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको पता है बेसिक सी क्लास 3 के बच्चों की बात की जा रही है, तो ये है कितने 31.3%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आएगी हिमाचल के रिगार्डिंग, ये सारी जानकारी आप देख लीजिए। पहले हम बात करते हैं कि चिल्ड्रन क्लास 3 के जो एटलीस्ट बेसिक सब्ट्रैक्शन जो है वो कर सकते हैं, वो 2022 में 31.3% है। मैंने पहले बताया था आपको कि हिमाचल का डाटा चिंताजनक है, क्योंकि चिंताजनक क्यों है, 2018 में क्लास 3 के 42.4% बच्चे जो था ये कर सकते थे, अभी कम हो गए और 31.3 रह गए, ये चिंता का विषय है। अब यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की बात करें तो 2018 में ये 58.7% थे, 2022 में 58.3% रहे, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। और स्टार्टिंग से अगर देखें तो चिल्ड्रन जो कि क्लास 2 में पढ़ते हैं और टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, तो उसमें 2000 डाटा जैसे कि स्टैंडर्ड 3 के बच्चे दिए गए हैं, स्टैंडर्ड 5 के बच्चे दिए गए हैं, स्टैंडर्ड 8 के बच्चे दिए गए हैं। तो स्टैंडर्ड 3 में अगर हम बात करते हैं 2022 में, तो 23% बच्चे ऐसे हैं। 2022 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं स्टैंडर्ड 5 के बच्चों को, तो 60.2% बच्चे ऐसे हैं स्टैंडर्ड 5 के, और स्टैंडर्ड 8 के 87.6% बच्चे ऐसे हैं। और डाटा की बात करें तो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ग्रेड 3 चिल्ड्रन हु कैन रीड क्लास 2 लेवल टेक्स्ट, तो क्लास ग्रेड 3 के बच्चे ऐसे जो ग्रेड 2 के जो बेसिक होती हैं चीज़ें उनको पढ़ सकते हैं, तो जो टेक्स्ट होते हैं बेसिक, 2022 में ये 28.4% रहे। 2020 में तो कोविड ईयर था तो नहीं निकाला गया डाटा। 2018 में ये 47.7% थे, 2016 में ये 47, 2014 में 46.6% और 2012 में 38.7%। तो इसलिए हिमाचल का डाटा यहाँ पर भी चिंताजनक है। अब आगे बोलते हैं कि ओवरऑल बोलते हैं यहाँ पर कि ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ग्रेड 3 चिल्ड्रन हु कैन डू द लीस्ट सब्सट्रैक्शन, तो बोलते हैं कि ग्रेड 3 के बच्चे जो ग्रेड 3 में पढ़ते हैं उनकी परसेंटेज बतानी है जो कम से कम सब्ट्रैक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए 2022 में जो डाटा है हमारे पास वो है 41.6% डाटा, और बाकी आप देख लीजिए अलग अलग ईयर्स का है। और बोलते हैं चिल्ड्रन टेकिंग प्राइवेट ट्यूशन, तो चिल्ड्रन जो प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं ओवरऑल वो है 99.7%। प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे ज़्यादा ट्यूशन लेते हैं, वो है 16.2%। और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे ज़्यादा ट्यूशन नहीं लेते, वो 6.3% ही लेते हैं। और एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स 6 to 14 ईयर्स, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे 6 से 14 साल के बीच में पढ़ते हैं उसमें 66.3% बच्चे हैं 2022 के डाटा के अनुसार, और 2018 के डाटा के अनुसार ये 58.9% डाटा है। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को मत छोड़ना, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बस छोड़ना मत अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, आए ना आए, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में लिखने के काम आएगा, अभी एनटी के मेंस में लिखने के काम आ जाएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा है आपके पास। और अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एल्टीट्यूड ऑफ सिकारी देवी टेम्पल सिचुएटेड इन करसोग रीजन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पहला क्वेश्चन बना कि शिकारी देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर हम शिकारी देवी मंदिर की बात करते हैं तो ये मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये मंदिर आता है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और बोलते हैं इसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट कितनी है, एल्टीट्यूड कितना है इसका, तो इसकी हाइट जो है एल्टीट्यूड इसका अप्रॉक्सीमेट है 3359 मीटर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 3359 मीटर जो है उसका बेसिक ये एल्टीट्यूड आपने ध्यान रखना है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। मंडी में शिवरात्रि के बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, परंतु मंडी में जो मंदिर है वो इम्पोर्टेंट है। मंडी में माधवराव जी का मंदिर है जो आजकल इम्पोर्टेंट है आज के लिए एग्ज़ाम के लिए। तो बोलते हैं कि ये बिल्ड किया गया था 1705 में। माधवराव जो भगवान श्री कृष्ण को ही माना जाता है, ये यहाँ की प्रिजाइडिंग डाइटी जो हैं वो हैं जो यहाँ पर प्रिजाइड करते हैं, जिनको यहाँ पर पूजा जाता है। ये मंदिर जो है वो मंडी के राजा सूरत सेन के द्वारा बनवाया गया था। भूतनाथ मंदिर इंपॉर्टेंट है। भूतनाथ मंदिर जो है ये भी मंडी में स्थित है, मंडी के राजा अजबर सेन के द्वारा बनवाया गया था। मंडी में जो है वो कौन सा मंदिर स्थित है, कामाक्षा देवी मंदिर। कामाक्षा देवी मंदिर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है।
और इस मंदिर का आर्किटेक्ट स्टाइल एग्जाम में पूछा जाता है, तो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल ध्यान रखना है। पराशर मंदिर मंडी में स्थित है, ये भी मंडी का है और ये बाणसेन राजा थे उनके द्वारा 1346 में बनवाया गया था। पंचवक्रता मंदिर मंडी में स्थित है और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है। ये 14th सेंचुरी में मंदिर बना था और इम्पोर्टेंट मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है, शिवरात्रि अभी हुई तो ये ऐसे ही लिंक करके जोड़ लीजिए इन चीज़ों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, बोलते हैं यहाँ पर व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाज फॉर्म्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो उसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म की बोलते हैं कि बैकबोन हमारी इकॉनमी का जो कुछ है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट से पैसा जनरेट होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये है कौन से 1972, ऑप्शन डी सही आंसर है 1972। आपने ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। आपने साथ में क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि देखो टूरिज्म की जब हम बात करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहीं पर आता है तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। ना फ्लक्चुएशन तो होती रहती है, जब डाटा निकलेगा एग्जैक्टली तब आपको पता चल जाएगा, परंतु अभी तक के डाटा के अनुसार कुल्लू में ज़्यादा टूरिस्ट है तो कुल्लू में टूरिस्टों से एक ग्रीन टैक्स लिया जाता है, तो ग्रीन टैक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये ग्रीन टैक्स जो है कुल्लू में जो लिया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है, उसमें जो है जो बाहर से गाड़ियाँ आएंगी उनसे ग्रीन टैक्स लिया जाएगा और उस पैसे को कहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा, उस पैसे को अलग अलग डेवलपमेंट वर्क में जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत है तो यहाँ से पैसा देकर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भेज दी जाएंगे। कहीं पर डेवलपमेंट के कुछ कार्य चाहिए तो वहाँ पर वैसे मतलब जैसे टूरिस्ट को बढ़ावा मिल सके, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे बढ़ावा मिल सकता है वैसे वैसे यहाँ पर ये पैसा जो है ग्रीन टैक्स से जो है वो निकाल लिया जाता है, काम आ जाता है। बहुत हज़ारों करोड़ रुपए में यहाँ पर पैसा होता है। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये 1972 सितंबर में जो था वो फॉर्म हुई और ये कौन से एक्ट के तहत फॉर्म हुई थी, तो ये गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा कंपनी एक्ट 1956 के तहत जो था वो फॉर्म की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपको पता चल गया तो बस क्लियर हो गया क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बख्यांग फोक डांस इज एसोसिएटेड। तो बोलते हैं बख्यांग फोक डांस है हिमाचल प्रदेश का, ये कौन से क्षेत्र के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के डांसेस की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के डांसेस इंपॉर्टेंट हैं। ये बख्यांग डांस जो है वो कहाँ का है, किन्नौर का है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये किन्नौर का डांस है तो देखो किन्नौर के डांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्नौर के डांसेस एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। किन्नौर के डांसेस में जो है वो कौन कौन से, डेविल डांस आता है, यहाँ पर छम्ब डांस आता है, कयांग आता है, बाख्यांग आता है, बंगयांगचू आता है, जात्रू आता है, जात्रू कियांग आता है, जयप्रो आता है। ये सारे जो हैं वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के साथ जो हैं वो जुड़े हुए डांसेस हैं। आप एक और बात नोट कर लीजिए कि ये डांसेस एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाएंगे और किन्नौर के पूछे गए तो यहीं से पूछे जाएंगे, तो नोट कर लेना और अब आपको ये नहीं भूलने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2015-2016 एग्रीकल्चर सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्मॉल एंड मीडियम होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में बोलते हैं कि 2015-16 में एग्रीकल्चर सेंसस हुआ। हम बात कर रहे हैं किसकी, एग्रीकल्चर सेंसस की। जो जनगणना दूसरी होती है हमारी पॉपुलेशन की वो अलग है, यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है। जो स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग है वो है 88.86%, ऑप्शन ए सही आंसर है। अब 88.86% है तो यहाँ से भी डाटा नोट कीजिए क्या क्या है। बोलते हैं कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो हमारा है अप्रॉक्सीमेटली 55.67 लाख हेक्टेयर, इसमें से जो है एरिया जो कि ऑपरेशनल है होल्डिंग के अंदर वो है 9.44 लाख। ये ध्यान रखना है, लाख हेक्टेयर में ये दिया गया है और ऑपरेट जो किया जाता है वो 9.97 लाख फार्मर्स के द्वारा जो है वो किया जाता है। एवरेज होल्डिंग अगर हम बात करें ना कि किसानों के पास एवरेज होल्डिंग कितनी आती है तो वो 0.95% हेक्टेयर जो है वो आती है। अब 2015-16 में जब एग्रीकल्चर सेंसस निकाला गया उसको कंडक्ट करवाया गया तो उसके अनुसार पता चला कि 88.86% जो टोटल होल्डिंग है वो बिलोंग करती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। 10.84% होल्डिंग जो है वो बिलोंग करती है सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर को और 0.30% होल्डिंग जो है वो बिलोंग करती है कि इसको लार्ज फार्मर को, जो बड़े फार्मर है उनको बिलोंग करती है। तो ये डाटा हमारे पास निकल कर आया जब हमने 2015-16 में एग्रीकल्चर सेंसस देखा, उसको कंडक्ट करवाया, उसका डाटा आया। तो यहाँ से
एचएएस में तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लिख के ले लीजिए, एचएएस में क्वेश्चन बनेगा। एचएएस में नहीं बनता है तो एलाइड में बनेगा। अगर एचपीएसएससी का कोई और एग्जाम होता है तो वहाँ पर बनेगा, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में बनेगा, डेफिनेटली बनेंगे क्वेश्चन। तो ये भी डाटा इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इन विच ईयर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल डैम प्रोजेक्ट बिगिन। तो बोलते हैं कि कोल डैम परियोजना जो है इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। कोल डैम प्रोजेक्ट आप बहुत बार पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं इसके बारे में, पहले मैं वो रिवाइज करवाता हूँ। इसको मैं पढ़ते हैं कि सतलुज नदी के ऊपर ये बना हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है एनटीपीसी। एनटीपीसी एग्जीक्यूट करता है इसको, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो स्थित है। तो ये चीज़ें तो आप पढ़ लेते हैं, ये चीज़ें आपको टिप्स पर याद भी हो गई हैं। तो अब ये बोलता है कि कौन से ईयर में इसको प्रारंभ कर दिया गया। तो इसको प्रारंभ करने का जो ईयर रहा था वो रहा था 2004। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर इसकी बेसिक जानकारी थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हो गई वो 2004 में स्टार्ट हो गई। बोला जी चलो 2004 में पैसा सैंक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, काम चल पड़ा। ओपन इसको किया गया 2015 में, ये ओपनिंग डेट थी इसकी, ठीक है, क्योंकि बनने में टाइम लगा तो ओपनिंग डेट थी 2015 में, लगभग 10 साल से ज़्यादा समय इसको लगा। ऑन इसको कौन करता है, ऑन मतलब जो इसको ओ करता है, जो जिसके पास इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, जो इसको एग्जीक्यूट करता है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये ध्यान रखना है। फिर बोलते हैं जी इसकी कैपेसिटी कितनी है, आपसे कैपेसिटी पूछ लेंगे एग्जाम में, तो बोलते हैं जी 800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी भी है और ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। सतलुज नदी, बिलासपुर शहर जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है, तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच फिगर इज फाउंड ऑन दी कॉइन्स ऑफ अडम्बराज रूलर। तो अडम्बर जो शासक थे ना, उनके सिक्कों पर बोलते हैं कौन सी आकृति मिलती है। जब सिक्कों की बात की जा रही है और अडम्बरों के सिक्कों की बात की जा रही है तो वहां पर जो आकृति देखने को मिली वो कौन सी मिली, वो ट्रीडेंट मिली। अब ये ट्रीडेंट आकृति कैसी हुई, कुछ लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप बड़े ही बेसिक भाषा में जो है वो समझिए कि ये ट्रीडेंट जो है वो त्रिशूल है। त्रिशूल की आकृति मिली, जैसे ये सिक्का है तो इसके ऊपर ये त्रिशूल जो है वो बनी होगी कुछ इस तरह से, या कुछ जैसे भी मतलब पॉसिबल होगा वो सिक्के के ऊपर बना दी जाएगी। इस तरह की आकृतियां यहाँ पर अडम्बरों के सिक्कों में मिली। अडम्बरों के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलते हैं इनके कॉइन्स जो थे, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये मेड किए गए थे सिल्वर और कॉपर में जो है वो अक्सर देखने को मिले इनके सिक्के। और इनके सिक्के जो था वो त्रिशूल का साइन जो था वो उनके ऊपर बना हुआ था। अब त्रिशूल का साइन बना हुआ था तो ये भगवान शिव के सिंबल के साथ जो था वो इनको जोड़ा गया, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है अडम्बरों के बारे में, इनके सिक्कों के बारे में, जो इनके सिक्के यहाँ पर मिले। तो इतनी जानकारी काफ़ी है, यहाँ से काफ़ी है ना, बहुत ज़्यादा है यहाँ जानकारी। मिशन एलाइट की और भी वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर देख लेना उन वीडियोज़ को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं हमारे पास 2 लिस्टें दी गई हैं जी, मैच करना है उन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो जैसे कि देखो लिस्ट 1 दी गई है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे इनके पासिस दिए गए हैं। और लिस्ट 2 देखिए पहले क्या दी गई है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो हैं वो दी गई हैं, तो उन लोकेशंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। जब पीडीएफ आपको कहीं पर अवेलेबल हम करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा टेलीग्राम पर कि आपको क्या क्या टिक करना है, कैसे कैसे मैच करना है। यहाँ पर हम डायरेक्टली ही जो है वो मैच करना स्टार्ट करते हैं। मैच करने के लिए इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल कंडीशन है। सिंपल कंडीशन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले सिंगूर दर्रा दिया गया है। ये सिंगूर दर्रा जो है वो इम्पोर्टेंट दर्रा है और ये दर्रा कांगड़ा को भरमौर रीजन के साथ जो है वो जोड़ता है। किसको? कांगड़ा को भरमौर रीजन के साथ ये जोड़ता है। आगे दिया गया है आपके पास दुलची दर्रा। दुलची दर्रा जो है वो कहाँ पर दिया गया है, कहाँ किसको किसके साथ जोड़ता है? दुलची दर्रा जोड़ता है मंडी को कुल्लू के साथ, या फिर कुल्लू को मंडी के साथ जोड़ेगा। ये एलाइड सर्विसेज में बहुत बार पूछा भी गया है। तो पहले देखिए आपकी ये ऑप्शन में तो है या फिर नहीं है। देखो यहाँ पर आपके पास कांगड़ा से भरमौर भी ऑप्शन में है, तो ये आपने पहले के साथ जो था वो ए के साथ मैच कर दिया था, बी के साथ आपने मंडी से कुल्लू मैच कर दिया था। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है आपके पास? तीसरा है लालूनी जोत। लालूनी जोत जो है वो बोलते हैं वो किसको किसके साथ जोड़ती है? तो लालूनी जोत जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है, तो ये लाहौल को स्पीति के साथ जोड़ेगी। किसको? लाहौल को स्पीति के साथ। और आगे है काठी कुकड़ी। काठी कुकड़ी जो है ये आपने लास्ट टाइम वीडियोस में पढ़ा भी था, वहाँ पर रिवाइज भी किया था। अगर आप डेली वीडियोस देख रहे हैं कहाँ पर, शायद मिशन एलाइड में ही किया था रिवाइज, या फिर एचपी गिरिराज में किया होगा। इन दोनों में से एक में किया है, देख लेना आपने कौन सी में पढ़ा है ये। अब बात करते हैं काठी कुकड़ी की। काठी कुकड़ी जो है वो कहाँ पर है? काठी कुकड़ी जो है वो कुल्लू में है। कुल्लू को ये कांगड़ा के साथ जोड़ता है। किसको? कुल्लू को कांगड़ा के साथ जोड़ता है। अब ये भी देख लीजिए कि ये ऑप्शंस में हैं तो हैं या फिर नहीं है।
तो कुल्लू से कांगड़ा ये ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। लाहौल से स्पीति ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब जहाँ पर हमारे साथ इस तरह से मैच किए गए हैं वो कौन सा ऑप्शन है, वो है हमारे पास सी ऑप्शन। ए जो है यहाँ पर देख लीजिए, जो ए ऑप्शन था वो चौथे के साथ जो है वो आता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है। तो आप देख लीजिए ए ऑप्शन जो है पहले के साथ होगा डी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ए बी और सी और डी इस तरह से लिखिए। तो ए के साथ कौन सा मैच करेगा, तीसरे नंबर का मैच कर जाएगा। बी के साथ कौन सा मैच करेगा, बी के साथ दूसरे नंबर का मैच कर जाएगा। सी के साथ कौन सा करेगा, सी के साथ चौथे नंबर का कर जाएगा। और डी के साथ कौन सा करेगा, तो डी के साथ जो है वो पहले नंबर का कर जाएगा। तो ये हो गया जी आपका पूरा डाटा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है इन दर्रों के बारे में, इन पासिस के बारे में। अगर देखो आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और पिछले वाले क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं कर पाते तो तब कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाई का। तो पिछला क्वेश्चन है जो हमने मिशन एलाइड में ही डिस्कस किया था, मिशन एलाइड का पार्ट 3 में चौथा क्वेश्चन था, उसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन है आपके लिए, द फोर्ट ऑफ सरयून, नौरागढ़, टेम्पल ऑफ पीर भेयाणु एंड सिद्ध गुरुनाथ आर लोकेटेड ऑन। तो बोलते हैं सरयूं किला, नौरागढ़ किला और पीर भेयाणु का मंदिर, सिद्ध गुरुनाथ का मंदिर, ये किस स्थान पर जो है स्थित है। एग्जैक्टली ये रेंज पूछ रहे हैं, धार आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी धार पर जो है ये पढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि बहुत डिटेल से हमने उस दिन पढ़ा था। तो अब कमेंट करके बता ही दीजिए। टेलीग्राम पर भी क्यूजीज आपको प्रैक्टिस और रिवाइज करने को मिल जाएंगे। मैं बहुत फोकस करता हूँ रिवीजन के ऊपर कि रिवीजन होना प्रॉपर है। कोई फ़ायदा नहीं है आपने 50 चीज़ें पढ़ी हैं और रिवीजन एक का भी नहीं कर पाए, आप 30 ही चीज़ें बड़ी मुश्किल से याद रख पाएंगे और उनमें भी डाउट रहेगा। अगर आप 30 ही चीज़ें पढ़ते हैं और 30 ही चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो ना कोई डाउट रहेगा और ना चीज़ें भूलेंगी। तो वैसे ही हमारा पॉलिसी रहती है कि कम पढ़ो परंतु पढ़ो बिल्कुल रिवीजन के साथ। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @tolexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।